जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर मनोज गोरकेला जी के लिए। और ऑफ कोर्स जीव कुमार झा जी को मंच पर बुलाना आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए भी। बहुत मुश्किल होता है समय निकालना और फिर एक कार्यक्रम में आना, तो वी आर सो ऑनर्ड एंड वी वुड लाइक टू wow, isn't that so beautiful? We would like to honor him. Can I have some music in the background, please? तालियां थोड़ा जबरदस्त बजाओ यार। क्या बात है। Please sir, please, it's all yours. Friends, thank you so much. कुछ ऐसी शख्सियत यहाँ पर आए हैं जिन्होंने वो काम किया है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, बट वो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उन्हीं में से एक हैं हमारे जीवकांत झा साहब। बिहार में जन्मे, दिल्ली में आए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया जिस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट है अभी भारत में। और हमारा देश दुनिया का सबसे पावरफुल जुडिशरी सिस्टम है यहाँ का, हमारे देश का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेसी है भारत में। उस डेमोक्रेसी को एम्पायर तैयार करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम जानते हैं, हम किसी धर्म, जाति, प्रजाति, वर्ग, पार्टी से बिलोंग नहीं करते। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी धर्म, पार्टी, वर्ग से ऑर्गेनाइज नहीं करता है, लेकिन किसी धर्म, जाति, प्रजाति या पार्टी के लोग अगर मिरेकल वर्क करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, हम उनको सम्मानित करते हैं। ये हमारा मोटिव है। तो उस मोटिव को, मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं जीवकांत झा के बारे में बताना चाहूँगा कि वो दिल्ली में आए, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूरी दुनिया जानती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है लोगों का हेल्प करना, मदद करना, लोगों के आंसू पोंछना। उस ऑर्गेनाइजेशन में अभी एक कार्यक्रम किया था जिसमें इस देश के जो मोहन भागवत जी हैं उनको लाल किले में लाने वाले सिंपल सोबर हैं। मैं जब पहली बार मिला मुझे लगता था इतने पावरफुल व्यक्ति होंगे। जब मंच पे चढ़े और जब इस देश के करोड़ों इंडस्ट्रियलिस्ट, लाखों बिल्डर्स को आपने संबोधित किया, तब मुझे लगा इतना पावरफुल व्यक्ति को मैं जानता हूँ। तो मैंने खास तौर से उनको स्पेशल इन्विटेशन दिया कि सर ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको आना है। इस प्रोग्राम में 2 शब्द बताने हैं, नमो गंगे के बारे में। गंगा, नदियाँ बचाओ, गंगा बचाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नेट पे देख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा 2 वर्ड वो बोलें और जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। थैंक यू। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति, मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज के इस अवार्ड फंक्शन में, आज के जो ये अवार्ड फंक्शन है, इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे बिंद्रा साहब, उनको मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें देश के उन लोगों को आप सम्मानित करते हैं जो कुछ समाज में कर रहे हैं। और जो समाज में कुछ कर रहे हैं, जब उनको कहीं प्रोत्साहन मिलता है तो उनका जो व्हील है वो और चार्ज होता है, उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है। और जब हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है तो हमारा कदम स्वतः आगे उठ जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि मेरी पहली बार आपसे मुलाकात हुई और कल ही मुझे गोरकुले जी ने बताया, आप मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, और समय भी आज संयोग से मेरे पास कुछ ऐसा था तो मैं स्वीकार किया। और यहाँ आकर के मुझे जितना सम्मान और खुशियाँ मिली है उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। समय का अभाव है, आप लोगों को भी जाना है, इसीलिए मैं 2-4 छोटी छोटी बातें आपको कहना चाहता हूँ। खाना, कमाना, जीना सब कर ही रहे हैं, कुछ लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, उसमें से बिंद्रा साहब हैं। लेकिन अभी जो पूरी दुनिया की स्थिति कोरोना काल के बाद बना है उसमें ये तो तय हो गया कि मानव केंद्रित व्यवस्था जो है वो फेल्योर हो गया, कोलैप्स कर गया, और प्रकृति केंद्रित व्यवस्था ही हमारे जीवन का एक आधार बच गया है। हम भारत के लोग हैं और भारत दुनिया का मात्र 2% लैंडमार्क्स है, लेकिन हमारी ब्यूटी यह है कि हमारा 16% बायोडाइवर्सिटी थी। हर 6ठा व्यक्ति दुनिया का भारतीय है। 16% बायोडाइवर्सिटी में से 50% बायोडाइवर्सिटी 1947 से लेकर अब तक लॉस हो चुका है। ये बहुत बड़ा लॉस है हमारा।
जीव जगत और जगदीश का स्वरूप और उसका अंतर संबंध जो है ये स्पिरिचुअल डोमेन है। इस्कॉन के हमारे पूज्य लोग सब आए हुए हैं। हम ईश्वर की बातें करते हैं, सुपर पावर की बातें करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी की बातें करते हैं। केवल बात करने से बात बनेगी नहीं। जीव जगत और जगदीश के स्वरूप और उसके अंतर संबंध के विज्ञान को जब तक हम जानेंगे नहीं, सनातन की बातें हो रही है। सनातन सांस और तन को पूरी तरह जानने का विज्ञान है, आध्यात्म विज्ञान है। रियलाइजेशन की जरूरत है। भारत का जो रीढ़ है वो स्पिरिचुअल साइंस है, पश्चात का जो बेस है वो पॉलिटिकल साइंस है। भारत मात्र 2% लैंडमार्क्स होते हुए 16% बायोडाइवर्सिटी में से 50% लॉस हो गया है। जल, जंगल, जमीन, जानवर के साथ जो जन का संबंध है, जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है पूरी दुनिया का। ये सोचने की बात है। खाओ पियो और मर जाओ, ये चल रहा है, लेकिन आने वाले नस्ल का क्या होगा ये देखना पड़ेगा। बहुत छोटी बातें हैं। भारत में डाटा जो हम यूज करते हैं, आपको शायद पता होगा 55% डाटा हमारा वेस्टेज हो रहा है, निगेटिविटी साइड पे जा रहा है। 45% में गवर्नमेंट भी चल रहा है, देश भी चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम भी चल रहा है। सोचिए कितना बड़ा लॉस हो रहा है हमारे देश का। दुनिया का छठा व्यक्ति भारत है, छठा व्यक्ति भारत का है। इतना बड़ा मानव संसाधन है, 135-40 करोड़ ह्यूमन सॉफ्टवेयर फंक्शन कर रहा है, लेकिन उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी का लेवल सामान्य से उठ करके मेगा प्रतिभा और दितंबरा में कितने का प्रवेश कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। नहीं तो ह्यूमन स्क्रैप होता जा रहा है, उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको। पूरी दुनिया भारत के तरफ इसलिए नजर लगाई हुई है क्योंकि 10.5 महीना तक सूर्य की रोशनी हमारे पास है। इंग्लैंड के पास में 1.5 महीना का सूर्य की रोशनी, वो भी टिमटिमाता हुआ। 120 दिन में हम गेहूं पैदा कर लेते हैं, 7 से 9 महीना में उनका गेहूं पैदा होता है। इसलिए उनका आहार ब्रेड, बटर, मांस, दारू और सलाद है। मेरे पास तो 56 भोग है। 147 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हम मालिक हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारा कि हमारे देश में अनुसंधान कमजोर पड़ गया है। हम अनुकरण करने लगे हैं उनका जो हमारे अनुकरण किया करते थे। इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। भारत के लोगों को अपना रिसोर्स पैदा करने के लिए अपना R&D की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। छोटी सी मैं एक कहानी सुनाता हूं तो मैं लगेगा कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं। भारत जैसे देश जिनकी अपनी एक इतिहास है, हम त्रेता द्वापर तक की बातें करते हैं, यानी टेंस को हम अगर देखेंगे तो पास्ट में जाएंगे तो त्रेता द्वापर की बातें हम करते हैं, सतयुग तक की बातें करते हैं। 100% प्योरिटी में जो हमारा नेशनल कैरेक्टर मूव करता था उस काल की भी हम बात करते हैं, जिसको सतयुग बोलते हैं। ग्रेविटी और प्योरिटी में मूव करता था हमारा सारा सब्जेक्ट। धीरे धीरे गिरावट आती चली गई और हम आज यहाँ पर आकर के पहुँचे हुए हैं। ऐसे ही 1-2 पंछी थे जिनके बड़े बड़े पंख और बड़े बड़े चोंच थे, जैसे हमारा इतिहास है। एक बार वो दोनों पंछी टहलते हुए समंदर के किनारे चले गए, जल पिया और वहाँ वृक्ष था, उसके नीचे आराम करने लगा। थोड़ी देर में लहर आ गई। लहर आते ही उसमें से मछली और भी जो जलीय जीव थे वो आ गए। उन्होंने फटाफट उसको खा लिया। तो उनको लगा कि ये इत्तेफाक है, ऐसा हुआ है, लेकिन भोजन मिल गया उनको। फिर वो आराम करने लगे पेड़ के नीचे। 3 घंटा के बाद में फिर वही लहर आई, क्योंकि ये तो लॉ है समंदर का कि 3 घंटे में लहर आएगी। फिर कुछ आया। हमारे अंदर जो विचार का जन्म होता है ना, उसका 3 प्रोसेस है, देखने से, सुनने से या ध्यान करने से। चौथा वे नहीं है जिससे विचार का जन्म होगा। जब विचार जन्म होता है तो मन को आंदोलित करता है और वहां से वाणी तरंग का निर्माण होता है, रेडियोथेरेपी बनता है, जिसको हम बोलते हैं या व्यवहार में लाते हैं। वैसे उन पक्षी के भी अंदर एक विचार जन्म लिया कि क्या हर 3 घंटे के बाद में अगर यहाँ भोजन की व्यवस्था हो रहा है और जल है ही, पेड़ है ही, तो हम मेहनत क्यों करें? फिर तो फ्री का मिल गया सब कुछ, तो मेहनत करना नहीं है। और ये तो प्रक्रिया चल रही थी, तो फिर करें क्या? तो प्रजनन के अलावा कोई काम ही नहीं रह गया, तो जनसंख्या वृद्धि होने लगी।
अब जनसंख्या वृद्धि हुई तो नेचर ऑफ लॉ को छोड़ करके हम अपना लॉ बनाए, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी के तहत हमारा देश मूव करता है ना। प्रजातंत्र प्रणाली में हम होते हैं, जी रहे हैं। प्रजातंत्र प्रणाली 100% पढ़े लिखे लोगों की प्रणाली है, ये मूर्खों की प्रणाली ही नहीं है। लेकिन हमारा एजुकेशन लेवल कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। उसने क्या किया कि अपने जो पंछी का समाज था उनके लिए नए नए विधान बनाने लगे। जैसे हमें धर्म, पंथ, मजहब, क्षेत्र, जाति सबका विधान बना हुआ है। उसमें से एक उल्लंघन करे समाज इग्नोर कर देगा, परिवार इग्नोर कर देगा, यानी फ्रीडम नहीं रहने दिया। तो पंछियों ने अपना एक लॉ बनाया। उन्होंने कहा ये घाट हमारा है, यहाँ हम किसी को नहीं आने देंगे, हमें प्रकृति ने, परमात्मा ने दिया है, ये ऊपर वाले की देन है। ऐसी ऐसी बातें करने लगे, अवैज्ञानिक बातें। दर्शन को विज्ञान से जोड़ करके निर्माण की जो सिद्धांत है उसको हटा करके अवैज्ञानिक बातें करने लगे और उस संस्कार को ही संस्कार में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। 10 जनरेशन गुजर गया, पूरा फैल गया, आबादी बढ़ गई। एक दिन वो बैठा हुआ एक नौजवान पंछी ऊपर देख रहा था, पेड़ पे एक छोटा सा फल पका हुआ था। एक छोटा सा गुरिल्ला उड़ के इधर से इधर आ रहा था। उसने चोंच मारा और फल गिर गया। उसने उस फल को खाया, क्या मीठा फल। उसने कहा ऐसा भी कुछ है क्या? कहा हाँ। वो छोटा सा गुरिल्ला बोला अच्छा तुम एक बात बताओ, मेरा इतना बड़ा चोंच है, इतना बड़ा पंख है, जैसे भारत का अपना इतिहास है, लेकिन आज जो विदेशी व्यवस्था है वो देखिए कितना समृद्ध हो रहा है, हम कितना कमजोर पड़ रहे हैं। क्या हम क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं इतने तेजी से? तो उस गुरिल्ले ने कहा कि इसके पीछे ना तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, दरअसल तुम्हें संस्कार के नाम पर कुसंस्कार दे दिया गया है और तुझे उड़ने की कला जो थी वो भुला दिया गया है। फ्रीडम नहीं था, रहने दिया। तो बोला अब कैसे होगा? बोला तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो बोला सिखा दो। बोला अगर मैं सिखलाऊंगा तो तुम्हारे परिवार तुझे भी घर से निकाल देंगे और हमारा भी परिवार जो है हमें घर से निकाल देगा। तो बोला फिर विकल्प क्या है? तो बोला रात को हम सिखला सकते हैं। तो रात को उसने फ्लाइंग सिखाना शुरू किया। लेकिन संजोग से एक दिन किसी ने देख लिया तो बोला वो फलाने चाचा का लड़का तो सारा परंपरा खत्म कर दिया। उसे सजा मिल गई, मौत की सजा। और पंचायत हुई और मौत की सजा में पंछियों को चोंच में पत्थर डाल दिया गया और बोला जब इसे सजा दिया जाए तो पत्थर मार देना, ये मर जाएगा। ये उनकी प्रक्रिया थी। तो वही सजा उसको मिला। लेकिन जैसे ही पत्थर मारने की बारी आई तो उसने पंख खोल दिया और कुरान भर दी। जैसे हमारे बिंद्रा साहब जैसे लोग कुछ कुरान भर के आप सबको पकड़ के थोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कुरान भर दिया। अब वो लोग तो नीचे बैठे रह गए और वो पहाड़, पर्वत, झरने, फल देखता हुआ उसने तय किया कि मैं वापस जाऊंगा और अपने समाज को एम्पावर करूंगा। ये जो फ्लाइंग हम भूल गए हैं ये सिखलाऊंगा। लेकिन जब वो घर के गांव के पास आया तो उसे डर लगा कि ये तो वही लोग हैं जो फांसी की सजा, मौत की सजा दिए थे। अब तो पकड़ लेंगे तो रस्सी बांधेंगे पाँव में, क्योंकि इनको पता चल गया इसको उड़ने आता है। तो छुप के रहने लगा। फिर एक मिला, उससे बात किया, फिर 2 मिला, उससे बात किया। धीरे 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 वो अपने फ्लाइंग की जो विद्या थी, उड़ने की जो कला थी, वो कुछ लोगों को सिखलाया और तब जाकर के वो जो बेड़िया थी उससे मुक्त होकर के अपने समाज को उड़ान भरना सिखलाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप सब जो यहाँ आए हुए हैं ये उड़ान के तरफ जाने वाले हैं। आप सब नेचर ऑफ लॉ को भी समझें, प्रकृति की व्यवस्था को भी समझें और साथ ही वो टेक्नोलॉजी आप प्रयोग करें जो टेक्नोलॉजी आपके एथिक्स को, आपके इकोलॉजी को और आपके इकोनॉमी को डिस्टर्ब ना करता हो। जो टेक्नोलॉजी आपके इकोलॉजी, एथिक्स और इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है उसको आप स्टार्टअप नहीं कह सकते। इन सब चीज को ध्यान रखिएगा। और आज समय नहीं है ज़्यादा कि किसी विषय पे ज़्यादा व्याख्यान दूँ। मैं एक शायरी किसी का है वो कह करके अपने वाणी को विराम दूंगा कि राज मोहब्बत का छुपा लेंगे तुम आओ तो सही। राज मोहब्बत का छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, और जख्म सीने का सिला लेंगे तुम आओ तो सही। और माना शहर मेरा है अंधेरों का शहर, माना शहर मेरा है अंधेरों का शहर,
चांद आंगन में उगा लेंगे, तुम आओ तो सही। और हमें क्या गरज है इस बेदर्द दुनिया की, हम खुद को आईना बना लेंगे, तुम आओ तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर जीवकांत झा जी, आरएसएस के बहुत ही सीनियर प्रवक्ता। मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी। हम आपको छोटी सी भेंट देना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रवक्ता जीवकांत झा जी हमारे साथ हैं।